देखो चैप्टर का नाम हमारा है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसको हम वैसे कर पढ़ते कब हैं बच्चे? इसको हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बाद। वैसे कौन से चैप्टर के बाद पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स के बाद। लेकिन हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ये ऑप्टिक्स से ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। बट जितनी भी नॉलेज चाहिए होगी ऑप्टिक्स की इसके लिए तो वो हम आपको पहले ही बता दूंगा मैं, ठीक है। चलते हैं आगे आओ। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिशंस, और मैं अगर इसमें अच्छे से बोलूं तो इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो आज का लेक्चर जो होगा उसमें न्यूमेरिकल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो आज का लेक्चर है उसके अंदर से भी क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो ध्यान से रखना। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बोल लो, लेकिन आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है इस चैप्टर में जिसके ऊपर से क्वेश्चन ना आए। तो आज न्यूमेरिकल नहीं होगा, बट जो ग्राफ्स वगैरह डिस्कस होंगे या जो स्टेटमेंट्स वगैरह डिस्कस होंगी वो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो पहले तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एमिशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद हम देखेंगे कि एक इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम अभी पढ़ेंगे पहले। उसके बाद देखेंगे उसको कैसे तुमने अगर तुम्हारी बात करूं तो मैं 2 यूनिट्स है तुम्हारी, एक तो रे ऑप्टिक्स है, एक वेव ऑप्टिक्स है ना। किसी ने देखी है बुक में? अच्छा, किसी के स्कूल में रे ऑप्टिक्स पूरी हो गई हो, है ऐसा कोई? किसी के स्कूल में ऑप्टिक्स पूरी हुई है या रे ऑप्टिक्स शुरू हो गई हो? नो सर, शुरू ही हुई है। अच्छा चलो ठीक है। तो आज लेक्चर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या करना है हमने, ठीक है। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे, इसकी कंडीशंस के बारे में करेंगे। तो थोड़ा सा मेरे को ओवरव्यू देना पड़ेगा क्योंकि आपके स्कूल में नहीं हुआ ना ये सब। तो आओ थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पहले इसका। देखो पहले तो इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात कर लेते हैं, ये तो हल्का सिंपल सा है। इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या होता है बच्चे? आपको खुद से नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता होगा। क्या होता होगा इलेक्ट्रॉन एमिशन? सोचो थोड़ा। एमिशन मतलब किसी चीज का, एमिशन मतलब किसी चीज का क्या होना भाई? एमिट हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको? एमिट होने को रिजेक्ट हो रहा है। इजेक्ट होना, निकलना, है ना। इजेक्शन भी बोल सकते हो या निकलना भी बोल सकते हो, राइट। यस सर। तो इजेक्शन या निकलना, अब यहाँ पर क्या किसका निकलने की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन को निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना या इजेक्शन होना, उसी को क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रॉन का एमिशन, है ना। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एमिशन इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है ये इलेक्ट्रॉन्स का निकलना? फॉर एग्जांपल भाई हमें पता है एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, राइट और नो। न्यूक्लियस है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होंगे सर? बाउंड होंगे सर। कुछ एनर्जी के साथ क्या होंगे सर? वो बाउंड होंगे। न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन के साथ वो क्या होंगे? पूरी तरह से बाउंड होंगे। अब कोई भी चीज जब अच्छे से बाउंड है उसको तोड़, उसको मतलब अलग करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? आप खुद बताओ। पड़ेगी। तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, शुड बी प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन, है ना, सो दैट इट कैन एमिट, है ना, और ओवरकम द अट्रैक्शन। समझ रहे हो? न्यूक्लियस के साथ उसकी जो अट्रैक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, उसको हमने तोड़ना पड़ेगा। तो इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें अलग से थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ या जिसके साथ भी वो बाउंड है उसके साथ उसका संपर्क टूटे, तभी तो वो फ्री होकर निकल पाएगा। या इसको सीधा से लिखो, टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री। मिनिमम एनर्जी टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द बॉन्डिंग ऑफ द न्यूक्लियस, फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो एनर्जी चाहिए उसी को बोलेंगे हम
जिसकी एनर्जी से मिनिमम एनर्जी, इसका एक नाम होता है वर्क फंक्शन, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो लास्ट में हम करेंगे ना, उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल देखो, इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। और इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब, जब उसको क्या प्रोवाइड होगी बच्चे, मिनिमम एनर्जी। अब इसी मिनिमम एनर्जी के, इस मिनिमम एनर्जी को देने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये एनर्जी हम हीट की फॉर्म में दे सकते हैं ना भाई, हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेगा, और न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग टूट के, या जिससे भी अट्रैक्शन है उसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा। हीट की फॉर्म में दे दो, या किसकी फॉर्म में दे सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो उसके ऊपर भी क्या लगती है, कुछ फोर्स लगती है, तो उस फोर्स के कारण उसको एनर्जी मिलेगी, जिसके कारण फिर वो निकल जाएगा बाहर। तो एक तो हीट दे दो, तभी भी इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा सर, बाहर निकल जाएगा। या क्या दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, तब भी निकल सकता है। या तीसरा होता है, हम इसके ऊपर लाइट फेंक, क्या फेंके सर, लाइट, फोटोन्स। तो बाद में बात करूंगा, अभी सिंपल समझो, लाइट क्या, लाइट से भी, अगर मैं लाइट को भी डालूंगा, कैसी लाइट होगी वो आगे चलेंगे, हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो लाइट से भी एनर्जी क्या होती है सर, एब्जॉर्ब कर सकता है ये। और मेटल सरफेस के ऊपर जब लाइट डालता हूं तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, वो एनर्जी कौन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वहां से भी फिर क्या हो जाता है, एक्साइट होके वो बाहर तो निकल। ना फोटो इलेक्ट्रॉनिक का इफेक्ट हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिल्कुल उसी को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। हम आगे आगे चलेंगे, मैं इसको फोटोन्स वर्ड इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हम हमारा पूरा चैप्टर फोटोन पे बेस्ड है। हाँ, जैसे 11th में पढ़ा था ना, वो तीनों इफेक्ट है इसमें। तो समझ में आ रहा है, या तो हीट से भेज दूं, या इलेक्ट्रिक फील्ड से, या लाइट से। लाइट से। तो ये तीनों तीनों मेथड है इलेक्ट्रॉन के एमिशन के, तो इनका नाम पड़ गया है ऐसे ही। देखो, हीट से भेज दूंगा तो उसका नाम हो जाएगा थर्मोआयनिक एमिशन। क्या बोल दिया, थर्मोआयनिक एमिशन। इसको हीट की फॉर्म में भेज दिया तो इसको बोल दिया सर थर्माइनिक एमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भेज दिया तो इसको क्या बोल दिया सर, फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भेज दिया, एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और लाइट की वजह से मिल गई तो उसका नाम क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। समझ में आ रहा है क्या सबको, कैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तीन मेथड से, थर्माइनिक, फील्ड, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, किस फॉर्म में तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैंने लिखा हुआ है स्पेशल, अगर इसी लाइन पे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दिस वर्ड इसीलिए लिखा है क्योंकि इस दिस वर्ड के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन कैन बी सप्लाइड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, हीट, फील्ड एंड लाइट। क्लियर है, चलें आगे। हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम थर्माइनिक एमिशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम फील्ड एमिशन के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ऐसा क्या खास बात है इसमें, वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। आओ अब थोड़ा सा ना हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तुमने इसको कुछ नहीं देखना, तुमने सिर्फ समझना है। ऐसे समझो तुम्हें कुछ नहीं पता, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना वो तुम्हें दिख रहा है बस, ठीक है। मैंने अभी तक जितना समझाया है तुम्हें, तुम इतना ही समझो, लाइट से एनर्जी आ रही है, और वो एनर्जी कौन ऑब्जॉर्व करेगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सर, बाहर निकलेगा। क्लियर है ना सबको, क्या बोल रहा हूं मैं। यस सर। तो इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट की तरह देखो और इसका रिजल्ट देखने की कोशिश करो। तो क्या हो रहा है हम देखते हैं। ये एक चैम्बर है बच्चे, इस चैम्बर पे हमने दो मतलब कनेक्शंस किए हैं। एक कैथोड होता है, दूसरा क्या होता है, एनोड। तो ये कैथोड दिख रहा है, ये एनोड दिख रहा है, ये पूरा चैम्बर दिख रहा है। अब इसको एक रेजिस्टेंस के साथ और बैटरी के साथ कनेक्ट किया, यहां तक किसी को कोई डाउट, नो सर। नॉर्मल है सर। अब कैथोड कैसा चार्ज होता है बच्चे, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज है। अब ये जो W दिख रहा है, ये W क्या एक्चुअल में विंडो है, क्या है, विंडो। ये विंडो किस लिए है सर, इस विंडोज के थ्रू लाइट फेंकेंगे हम। क्या फेंकेंगे बच्चे, लाइट लाइट। इस कैथोड की भी एक किस्म से समझ लो, ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट, लेकिन है ना मेटल प्लेट, ऐसे समझ लो। देखो दिख भी रहा है, क्या है सर, मेटेलिक कैथोड, मेटेलिक एनोड, और ये क्वार्ट्ज विंडो है। अब ध्यान से देखना, ये लाइट फैक्ट्री देखो दिख रही है। यस सर। तो ये क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि देखो मैंने अभी अभी बताया ये कौन सी प्लेट के साथ, ये देखो कौन से टर्मिनल के साथ अटैच है कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव। तो एनोड पे कौन सा पोटेंशियल होगा अभी के लिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या हो रहा है ध्यान सुनना, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दिख रहा है, ये लाइट, ये इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से निकल रहे हैं बच्चों, लाइट की वजह से, इसलिए इसका नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम हो गया बच्चे, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। चले आगे, तो ये देखो दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रॉन। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी चीज में कि कौन सी चीज कैसे है सर, सब कुछ क्लियर है। लाइट आई है सर, कैथोड पे पड़ी है, वहां से क्या निकले हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, जहां उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है सर, एनोड पे। एनोड पे, एनोड इसलिए पे। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं सर, एनोड की। एनोड। चलो आगे, अब ये आगे लिए हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है, बस अगर तुम्हें कोई पूछ ले तो बता दो, ग्लास ने जो ट्रांसमिट किया है सिर्फ कौन सी लाइट की है बच्चे, विजिबल एंड यूवी लाइट क्या, लेकिन अभी इसका जरूरत नहीं है हमारे पास। क्वार्ट्स किस लिए यूज किया, इसलिए ये होता है, तुमने पूछोगे ना क्वार्ट्स क्यों यूज किया, ग्लास को अगर यूज करते तो विजिबल और इंफ्रारेड को करता है, लेकिन यूवी को ट्रांसमिट नहीं करता। तो हमने यूवी डाली है, तो हमें कौन सा, हमने कौन क्या लिया इसलिए, क्वार्ट्स ग्लास, क्वार्ट्स की जो ये विंडो लिया, क्या लिया, क्वार्ट्स की लिए। अब देखो सिंपल, ये बात बहुत जरूरी है, यहाँ पर एक एक लाइन जरूरी है, बाद में याद रहनी चाहिए, क्योंकि व्हेन अ लाइट ऑफ, suitable frequency हाईलाइट कर रहा हूं जो जो वर्ड चाहिए यहाँ पे, सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटालिक कैथोड, वहां से क्या निकले, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अट्रैक्ट हो गए सर, पॉजिटिव एनोड की तरफ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो क्या बनता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में तो मूव करेगा तो बनेगा क्या, करंट बनेगा ना सर। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट बना है, तो इसको क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन। किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, पूछ लो भी। नो सर ऐसे ऐसे चलेंगे हम, धीरे 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 धीरे, क्योंकि इसमें तुमको भी थोड़ा बेस बताना पड़ेगा ना मेरे को, हम तुमने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी हुई। चलो अब देखो, यहाँ तक तो आ गया सर। अब ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट मैं अभी तुम्हें 2 मिनट बाद बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से समझो, यहाँ से ऐसे ऐसे निकले 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 निकले, क्या हुआ हम बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए जो तुम्हें चाहिए वो जरूरी है, तुम्हारे को वेव नेचर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब वेव, देखो तुमने ना एक रे ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, एक क्या पढ़ी होगी सर, वेव ऑप्टिक्स। हमने क्या किया है सर, यहाँ पर पार्टिकल लाइट को हम रे भी बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, वेव भी बोलते हैं सर। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं वेव की बात कर रहा हूँ। वेव ऑप्टिक्स में जब तुम पढ़ोगे तो तुम लाइट को कैसा बिहेव करोगे, कि लाइट एक कैसी है सर, एक वेव है। लाइट क्या है, वेव है। तो वेव तो कुछ ऐसे चलती रहती है ना सर, यस सर है ना। तो लाइट एक वेव है, तो इस पूरी वेव के पास क्या होगी, अपनी एनर्जी होगी। लाइट के पास एनर्जी तो है, 100% है, क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना। सिंपल सी बात है, अगर एनर्जी ना होती तो क्या इलेक्ट्रॉन्स निकलते, नहीं नो सर तो ये वेव है। अभी के लिए लाइट की वेव थ्योरी क्या बोल रही है, कि लाइट वेव है, ये कंटिन्यूअस वेव है, इसके पास एनर्जी है, इसके हर एक पोर्शन में क्या है सर, एनर्जी है। हर एक पोर्शन में क्या है सर, एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी 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 एनर्जी, पूरी एनर्जी से भरी हुई है, ऐसे समझो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को, अब अगर मैं लाइट को एक वेव चीज मान रहा हूँ, देखो रे ऑप्टिक्स ने लाइट को रे माना, न्यूटन ने कुछ माना था, वो कॉर्पसल मॉडल था। आगे चलते 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 ये चीजें हो गई कि लाइट के पास वेव नेचर है। रे ऑप्टिक्स कहती है लाइट रे की तरह बिहेव करेगी, और कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन कर देती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, ये सब। और क्या नाम है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद भी अब ये फिनोमिना आएंगे। फिर वेव ऑप्टिक्स आई, वेव ऑप्टिक्स ने भी क्या कि ये ऐसे ऐसे फिनोमिना होते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन वेव ऑप्टिक्स ने भी प्रूव कर दिया। और साथ में क्या प्रूव करा बच्चे, वेव ऑप्टिक्स ने, हमारा वेव ऑप्टिक्स ने बोला कि लाइट 2-3 नए इफेक्ट डाले, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब समझ में आ रहा है। तो ये फिनोमेना तुमने पढ़े तो नहीं, लेकिन ये किसने प्रूफ करे बच्चे, वेव थ्योरी ने। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में ना कहीं पर तो क्या वैलिड हो रहा था बच्चे, रे ऑप्टिक्स, और कहीं पर क्या वैलिड हो रहा था बच्चे, वेव ऑप्टिक्स।
कंफ्यूजन हो रही थी कि लाइट रे है या Wave. पहले 2 चैप्टर्स में तुम पढ़ोगे तो सिर्फ यही पता चलेगा तुम्हें लाइट रे है या वेव है। तो मैंने कुछ बताया तुम्हें, कुछ फिनोमिना, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो दोनों ने प्रूव कर दिया था, है ना। आगे पोलराइजेशन किसी एक ने किया था, फिर डाइफ्रैक्शन वेव ने कर दिया, उसके बाद इंटरफेरेंस वेव ने कर दिया फिनोमिना प्रूफ। ये सब चलता रहा सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा फिनोमिना है सर, वो रे ने प्रूव कर दिया था सर, है ना, रे ऑप्टिक्स ने। तो अब ये समझ नहीं आ रहा था सर कि कुछ प्रूफ हो इससे हो रहे थे, कुछ प्रूफ फिनोमिना इससे हो रहे थे। अब लाइट का असली नेचर है क्या? क्लासिकल, सॉरी, रे नेचर है या वेव नेचर है? पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है? न्यूटन ने तो कहा था एक पार्टिकल है, लेकिन वो पार्टिकल भी कुछ अलग से बोला था उन्होंने उस पार्टिकल का नाम क्या लिया था? कॉर्पसल्स। क्या बोला था? कॉर्पसल्स। हम जब रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियर में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं वेव की तरह इसको जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया गया तो एक क्लासिकल थ्योरी मानी गई कि लाइट को वेव की तरह ट्रीट किया गया। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से यहाँ पर देखना, अब ध्यान से देखना। अब ये लाइट गिर गई, इसके पास पूरे के पास एनर्जी है, तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बाउंड पड़े हैं किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। ये मेटल का सरफेस है और यहाँ पर क्या पड़े हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स बाउंड पड़े हैं किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। तो हुआ क्या? वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्या मिले सर? एनर्जी मिले। अब हम एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पर हम रख देते हैं एक बार मेटल सरफेस तुम्हें दिखाने के लिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है, बाउंड है, बाउंड है, बाउंड है। ऊपर वाले देखेंगे, नीचे वाले तो जाना का बहुत मुश्किल है। तो लाइट के ऊपर लाइट फेंकी। अब इसका मतलब मैं लाइट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? वेव से। तो मैं क्या फेंक रहा हूँ? सिंपल एक वेव। ठीक है, ये लाइट है, ये एक्चुअल में अब क्या फेंकी है? वेव फेंकी है। अब इस वेव के पास एनर्जी है, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब ध्यान से सुनना, खास बात, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए सपोज कर लो एनर्जी चाहिए कितनी? मैं इसकी बात कर रहा हूं, सपोज कर लो इसे। ठीक है, अब क्या हुआ? रे आई, जो वेव नेचर ने बोला। अभी हम उसको किसके थ्रू प्रूव कर रहे हैं बच्चे? जो क्लासिकल वेव थ्योरी है उसके थ्रू मैं बात कर रहा हूं। अभी देखना कैसे। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी कितनी? हमने कहा ना इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर। अब वो एनर्जी देगा लाइट। तो हमने कहा इसको निकलने के लिए चाहिए 5 एनर्जी। लाइट के पास शुरू में आई, देखो लाइट तो पूरी वेव है, वेव के हर एक पोर्शन में क्या है? थोड़ी थोड़ी एनर्जी है। तो क्या हुआ? इस इलेक्ट्रॉन ने पहले ये वाली वेव गिरी इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन ने पहले कितनी एनर्जी यूनिट मिली उसको? सिर्फ 2 यूनिट। ठीक है, इसका ये पार्ट गिरा। उसके बाद ये 2 यूनिट इस इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और पोर्शन इसके ऊपर गिरा तो 2 यूनिट एनर्जी और मिल गई। फिर इलेक्ट्रॉन फिर रुक गया कि भाई अभी तो कितनी एनर्जी चाहिए? 5, लेकिन अभी एक बार में कितनी मिली उसको? 2। उसके बाद फिर से कितनी मिली? 2। उसके बाद थोड़ी सी और मिली, कितनी और मिल गई होगी? सपोज कर लो टोटल मिलके 5 यूनिट होगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई तो अब वो क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई मिनिमम एनर्जी, तो वो निकल जाएगा। ऐसा ही होना, यही है ना सर, वेव नेचर है। तो वो कह रहा है वो हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे थोड़ी थोड़ी एनर्जी को पहले उसको अब्सॉर्ब करेगा। पहले मान लो 2 आ गई तो उसको अब्सॉर्ब कर गया, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? 2 यूनिट की। फिर थोड़ी सी और देर बाद और एनर्जी आई तो इसने और ऑब्जर्व कर लिया, तो कितनी हो गई? 4। फिर दोबारा आई तो कितनी हो गई? सपोज कर लो 1 और आ गई, तो कितना हो गया टोटल एनर्जी? 5 यूनिट। और फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। अब क्या बोल रहे हैं सर? अब वेव है सर, वेव यहां तक तो समझ में आ गई कि चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या क्या बताया था सर, कि लाइट गिरती है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इजेक्ट होता है। तो वेव थ्योरी ने तो ये रीजन बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे इजेक्ट होता है। ये बात समझ में आई सबको कि इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट हो रहा है? ये वेव थ्योरी ने कैसे बताया। क्लियर है? दूसरी बात उसने कहा कि भाई अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर बच्चे जब हमने पॉजिटिव को क्या किया सर? बढ़ाया। या ऐसा समझो मैंने क्या किया, अब लाइट को ज्यादा फेंकूंगा। सपोज कर लो अगर मैं लाइट को क्या फेंक रहा हूँ? ज्यादा फेंक रहा हूँ। इन द मींस मतलब अब वेव का ज्यादा कैसे बता सकता हूँ कि वेव ज्यादा है या कम है? उसमें एनर्जी अगर 11th में तुमने पढ़ा हो तो वो बताता है उसका एम्पलीट्यूड। क्या बताता है? उसका एम्पलीट्यूड। उसकी इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी।
अब इंटेंसिटी से क्या होना चाहिए? अगर मैं इस लाइट की इंटेंसिटी बना दूं तो इसकी एनर्जी भी क्या हो जानी चाहिए बच्चों? इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज होनी चाहिए। अब इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जानी चाहिए तो सपोज कर लो पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, 5, इसको चाहिए थी 5 यूनिट की एनर्जी, इसको चाहिए थी 6 की, इसको चाहिए थी 7 की, इसको चाहिए थी, मान लो इसको भी चाहिए थी 5 की। तो 5, 6, 7, 8 इतनी इतनी एनर्जी वाले क्या थे सर? इलेक्ट्रॉन थे। पहले जो लाइट वेव आ रही थी उसके पास एनर्जी कितनी थी बच्चों? सिर्फ 5 यूनिट। 5 यूनिट मान लो, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इस लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर दिया? इंक्रीज। इंक्रीज कर दिया, तो इसकी एनर्जी 5 यूनिट से बढ़ जाएगी सर, राइट और रॉन्ग? यस सर। सपोज कर लो जो पहले 5 यूनिट थी, अब क्योंकि किस वजह से बढ़ी है ये एनर्जी? बहुत जरूरी बात है, किस वजह से बढ़ी है? इंटेंसिटी इंक्रीज करने से। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से, ठीक है। तो अब एनर्जी ज्यादा आ गई, तो पहले मान लो 5 यूनिट आ रही थी, अब एकदम से कितनी आ गई सर? मान लिया 7 यूनिट। तो सर ये भी इजेक्ट हो जाना चाहिए क्योंकि इसको तो 5 चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, ये भी होना चाहिए, हो जाना चाहिए ना? यस सर। बोलो, क्लियर है ना सबको भाई? एनर्जी तो इसको भी मत समझो, 8 वाला भी हो जाएगा थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि एक बार वो 7 एनर्जी ले लेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद 1 यूनिट की एनर्जी और आ जाएगी और फिर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसा होगा ना? बोलो यस और नो। यस सर। सिंपल सी बात है। धीरे, इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी अब एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर रुक जा रहा है। अगर जितनी आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर थोड़ी सी फिर रुक जाता है, फिर जितनी एनर्जी आ रही है उसको भी क्या कर लेता है? धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो फिलहाल इसका मतलब है अगर मैं थोड़े टाइम बाद भी, ध्यान से सुनना, अगर मैं थोड़े टाइम बाद भी वेव भेजूं तो भी इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को क्या कर लेगा सर? एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले मैंने वेव डाली तो कितनी एनर्जी यूनिट उसका एब्जॉर्ब कर ली? 2। थोड़ी देर बाद और डालूंगा तो उस 2 यूनिट के अलावा, अब मान लो 2 यूनिट की और डाल दी, तो टोटल कितनी हो जाएगी उसके पास एनर्जी? 4 यूनिट। थोड़ी देर टाइम बाद 1 यूनिट और डाल दी तो 1 यूनिट और हो जाएगी। ऐसे हो जाएगा ना? तो ऐसा तो ये बोल रहा है मैंने। और दूसरी बात इसने बोला एनर्जी बढ़ गई। क्या बढ़ गई सर? एनर्जी बढ़ गई। तो अब मैक्स जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, जिन इलेक्ट्रॉन्स को वो भी क्या हो जाएंगे सर? निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? यस। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसने कहा अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो उनकी जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। लाइट की, और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, राइट? अच्छा, यस सर। दूसरी बात, अब उसने कहा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? लाइट की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। तो उसने कहा तुम लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ भी रखो, लाइट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड नहीं कर रही ना सर। तुम लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ भी रखो, लाइट को निकलना, मतलब इलेक्ट्रॉन को तो क्या चाहिए? सिर्फ एनर्जी चाहिए। तो वो कहते हैं तुम लाइट की फ्रीक्वेंसी चाहे कम कर दो, लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? आराम से इजेक्ट हो जाएंगे। इजेक्ट। तीनों बात समझ में आ रही है? पहला तो सर फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट हुआ? धीरे धीरे, कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन। मतलब सर पहले 2 यूनिट कर ली, अगर मिल गई तो 5 यूनिट, अच्छी बात है। लेकिन पहले अगर एक थोड़ा सा कुछ अब्जॉर्ब किया तो 2 यूनिट तो वो रख लेगा बचा के। उसके बाद 1 यूनिट आ जाएगी तो वो उसको ऐड कर लेगा उसमें, तो टोटल कितनी हो जाएगी अब? 3 यूनिट। तो धीरे धीरे कंटिन्यूअसली वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और जैसी उसकी डिमांड पूरी हो रही है वो निकल जाता है। ये बोला। दूसरी बात वो कहते हैं कि एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी। अगर फ्रीक्वेंसी कम भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक इंटेंसिटी बढ़ी है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं तुम्हें एक बात, अब देखो ये पढ़ो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो थे वो ये थे कि भाई कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन, मतलब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है? लाइट कैसे कहती है? इट वुड बी ट्रांसफर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल मैनर। लगातार और धीरे धीरे वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। पहली बात तो यही थी ना? क्लियर है? सबको पता है अभी अभी? और मैंने बताया था अगर ब्राइटनेस बढ़ा दूं तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी सर?
ब्राइटनेस का मतलब इंटेंसिटी, ब्राइटनेस का मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या हो जाती है? इंक्रीज एनर्जी। तो देखो उसने क्या बोला कि भाई अगर तुम ब्राइटनेस बढ़ा दोगे तो क्या इंक्रीज हो रही है? देखो ब्राइटनेस इंक्रीज कर दी तो एनर्जी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो इंक्रीज। समझ में आ रही है? ये वाली बात हम पढ़ चुके। दूसरी बात क्या है? चलो तीसरी बात पढ़ो पहले। इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी भी रख लो, जब तक इंटेंसिटी अच्छी है तो इलेक्ट्रॉन पक्का इजेक्ट होगा। तो वो क्या बोल रहा है कि इंटेंसिटी पर डिपेंड हो रहा है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? Yes. तो वो क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, रेड से हटा देंगे भी, कोई बात नहीं। तो मेन बात यहाँ पर मैं अप्लाइन कर रहा हूँ। ये क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड इवेंचुअली लीड टू द इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्लियर है ना कि भाई तुम इंटेंसिटी बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो, इलेक्ट्रॉन का एमिशन बढ़ ही जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. इंटेंसिटी को कैसे मेजर करते हो? ब्राइटनेस, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस है उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, जितनी डिम है लाइट उतनी कम इंटेंसिटी। समझ रहे हो? यस। दूसरी बात, अब देखो इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी 5 यूनिट, लेकिन पहले उसने 1 यूज की, फिर थोड़ी देर बाद 2 और मिल गई, फिर 3 और मिल गई। तो क्या ऐसा होगा क्या जब उसको 1 यूनिट मिल गई और निकल जाएगा? नहीं सर। तो धीरे धीरे, तो पहले इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा ना निकलने में। तो इसी को बोलते हैं टाइम डिले। क्या बोलते हैं इसको? टाइम डिले। पहले एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद निकलेगा, इसको क्या बोलते हैं? टाइम डिले। हाँ शिवानी। सर ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों है बाहर? इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों है? इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या बनता है बच्चे? Current. करंट। और हम सारे किसके बुक हैं सर? इलेक्ट्रिसिटी के, है ना? हमें करंट चाहिए सर। तो और भी सिर्फ यही काम नहीं है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हम उन इलेक्ट्रॉन्स का कहीं और स्ट्राइक करवा सकते हैं, उनको कहीं और यूज कर सकते हैं बच्चे। बहुत सारा करंट मिलता है। तुम्हारा वो किस पे बेस्ड है ज्यादातर? सोलर पैनल। उसमें भी एक किस्म से तो ऐसा ही तो काम होता है, लाइट, सोलर व्हाइट लाइट मिलती है तो उससे क्या इलेक्ट्रॉन्स ही तो इजेक्ट होते हैं एक किस्म से, ऐसा समझो। समझ रहे हो? तो डिफरेंट डिफरेंट यही काम होंगे बच्चे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्लियर है? यस सर। हाँ। तो दूसरा बात क्या है? टाइम डिले, कि भाई टाइम लगेगा, पहले इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद वो निकलेगा, पहले पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको क्या बोलूंगा बच्चों? टाइम का डिले हो। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने में पूरी तरह से टाइम लगेगा, इसलिए उसको निकलने में भी क्या लगेगा? टाइम। तो देखो, इट वाज एज्यूम्ड दैट द इलेक्ट्रॉन्स वुड नीड सम time to absorb sufficient energy from the incident light and overcome the binding forces of metal. Binding forces मतलब जो न्यूक्लियस के साथ उसने अट्रैक्शन किया हुआ है। तो पहले तो उसको एनर्जी लेने में टाइम लग रहा है, इसलिए उसको निकलने में भी क्या लगेगा सर? टाइम लगेगा। तो ये तीनों बात समझ में आई क्या? कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन, टाइम डिले एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सब क्या था बच्चे? एक्सपेक्टेड रिजल्ट था क्लासिकल वेव थ्योरी का। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये एक्सपेरिमेंट कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद समझो एक्सपेरिमेंट करके साइड में मैंने अपनी नोटबुक में लिख दिया कि ये होना चाहिए। अब मैं देखता हूं एक्चुअल में हुआ क्या। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना एक्चुअल में क्या करना, हम क्या कर रहे हैं? हम हमने पहले अपनी थ्योरी दी कि हम हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था। अब चेक करते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। आओ। नहीं। अब क्या हुआ सर? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर एनोड का पोटेंशियल बढ़ा दूं, पॉजिटिव बढ़ा दूं, तो इलेक्ट्रॉन्स फास्ट अट्रैक्ट होंगे। ये तो पक्की बात है। Yes, sir. यस इतनी बात तो ध्यान में रखना, ठीक है? इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? अगर मैं पॉजिटिव बढ़ा दूं तो क्या बोलेंगे इसको? एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। अगर मैं पॉजिटिव घटा दूं या नेगेटिव बढ़ा दूं तो इसको क्या बोलते हैं? अब अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव कम कर दूं या नेगेटिव बढ़ाना शुरू कर दूं तो इलेक्ट्रॉन क्या अट्रैक्ट होंगे क्या? नहीं, धीरे धीरे रुकने लग जाएंगे। रुकने लगने को बोलते हैं रिटार्ड। तो इसको बोलते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल। क्लियर है? जब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया तो नेगेटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होने की बजाय स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, रुक जाएगा धीरे धीरे। यहां तक क्लियर है? अब बारी आती है, अब एक्सपेरिमेंट ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट ने क्या किया? सबसे पहली बात आती है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। जैसे ही हमने
लाइट, पहले तो टाइम की बात करता हूँ, जैसे ही लाइट डाली उसी टाइम इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। जैसे ही क्या डाली सर, ध्यान से सुनना, जैसे ही क्या डाली, लाइट लाइट स्ट्राइक हुई, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया eject। यानी कौन सा पॉइंट गलत हो गया बताना तीनों में से, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। जैसे ही लाइट डाली उसी टाइम निकल गया, तो क्या नहीं हुआ सर, टाइम का डिले नहीं हुआ। तो पहला सबसे पहले यही गलत हो गया, समझ में आ रही है, गलत। यस सर। अब क्या हुआ सर, उसने बोला था एनर्जी का, ठीक है, तीसरा भी बोल देते हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, एकदम से ही निकल गया तो इसका मतलब कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन भी नहीं है, क्योंकि हम क्यों कह रहे थे एकदम नहीं निकलेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था कंटिन्यूअस। इसका मतलब एकदम से निकल गया, इसका मतलब एनर्जी भी उसने एकदम से क्या कर ली होगी, ले ली होगी, है ना। यही हुआ होगा, तभी तो वो एकदम से निकल सकता है। क्या इलेक्ट्रॉन को 5 एनर्जी की जगह 1 एनर्जी मिल जाए, 1 यूनिट की एनर्जी मिले, क्या उसी टाइम निकल पाएगा वो, नो सर। नहीं सर। यानी उसको जो 5 एनर्जी यूनिट की एनर्जी चाहिए थी वो उसी टाइम क्या हो गई, एकदम से पूरी की पूरी कितनी मिली है उसको, 5। अगर उसको 6 चाहिए थी तो पूरी की पूरी कितनी मिली है उसको, 6। ऐसा नहीं हुआ कि पहले 2 मिली है पहले 3 मिली हो, अगर ऐसा हुआ होता तो उसको निकलने में क्या लगता बच्चों, टाइम। इसी पॉइंट से मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन नहीं है, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन, कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल ऑप्शन नहीं है सर, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट गई तो उसी टाइम वो निकल गया। क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी का। उसने क्या बोला था कि अगर तुम फ्रीक्वेंसी कुछ भी रखो, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पक्की की पक्का एमिट होगा, इंजेक्ट होगा। ठीक है। अब ये तीसरा पॉइंट है, 2 तो तुमने बर्बाद कर ही दिए। आओ तीसरे वाले पे बात करते हैं। अब देखो, अब तीसरे वाले में क्या कह रहा है सर, हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, हमने सॉरी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, बहुत 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 कम कर। हमने कहा ठीक है, हमने कहा इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। इसकी इंटेंसिटी का मतलब लिसी क्या बढ़ा दे, ब्राइटनेस बढ़ा देना, सिंपल सी बात। यस सर। फ्रीक्वेंसी को तो क्या कर दिया बच्चों, बहुत कम। बहुत कम कर दिया, और इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, अच्छी खासी बढ़ा दी, बहुत बढ़ा दी सर ब्राइटनेस। कई बार तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, कई बार देखा हमने, एक आधा केस ऐसा भी आया कि इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। भाई तुमने कहा था इलेक्ट्रॉन निकलना किस पे होता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड। हमने इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कर दी। कई बार तो इलेक्ट्रॉन निकल भी गया, लेकिन कई केसेस ऐसे भी हुए कि एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। समझ रहे हो, ये पॉइंट भी क्या हो गया सर अब उसका, गलत। और दूसरा पॉइंट भी देखते हैं क्या है इसी के अंदर, दूसरे तरीके से भी करके देखा। फिर हमने देखा इंटेंसिटी को हमने क्या कर दिया, कई बार बहुत बहुत कम, यानी बहुत डिम लाइट कर दी, लेकिन फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन अच्छे से क्या हो गए, इसका मतलब ये पॉइंट क्या बता रहा है, क्या एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, नो सर, एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही होती तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था ना यहाँ पर, यस सर, नहीं निकले, यानी एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, नहीं कर रही। तो कुल मिला के इसके तीनों पॉइंट क्या हो गए, गलत। तो इसका मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही होगी, फ्रीक्वेंसी पर। समझ में आ रहा है क्या। तो यहां तक ये काम हुआ सर, हमने कैसे 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 कर दिया, ये तुमको समझ में आया क्या। यस सर। अभी एक्सेलरेटेड पोटेंशियल और रिटार्डेड पोटेंशियल की बात यहाँ पर नहीं आई, जब मैं पोटेंशियल के साथ इसकी डिस्कशन करूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ना, तो तुम्हें इसको पोटेंशियल को भी मैं लेके आऊंगा। अभी मैंने बेसिक तुम्हें आइडिया दिया कि इससे हमें एक्सपेक्टेड क्या था और इसने हमें बिल्कुल अपोजिट कर दिया काम। पहले तो कंफ्यूजन ये हो रही थी कि रे ऑप्टिक्स चुने वेव ऑप्टिक्स चुने, है ना। अभी भी यही होगी वापस से कंफ्यूजन, क्योंकि ये फिनोमिना वेव से पूरा एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, हो ही नहीं रहा था एक्सप्लेन। फिर ये चलता रहा सिस्टम कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर इस सब को दूर करने के लिए कंफ्यूजन, साइंटिस्ट आए, आइंस्टीन। कौन आए,
आइंस्टीन। और उन्होंने कुछ ऐसा इसको सोल्व करा कि आइंस्टाइन को इसके लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। नोबेल पुरस्कार। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ सोल्व किया, वो भी पूरी अपनी थ्योरेटिकल चीजों से लेकर। क्या किया होगा उन्होंने, अब देखते हैं। उन्होंने कहा लाइट थोड़ा सा ना, उन्होंने अपने आप ही थ्योरी दी। देखो उन्होंने कहा लाइट जो न्यूटन ने कहा था ना, वैसे पार्टिकल से तो नहीं बनी हुई। तुम जो बोल रहे हो वेव, वो पूरी तरह से भी सही नहीं हो रहा है ना। उन्होंने इसके बारे में इतनी बात नहीं की, उन्होंने अपना खुद का एक मॉडल दिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई लाइट किससे मिलकर बनी हो रही है, फोटोन से। पार्टिकल से। उसका नाम उन्होंने क्या दिया, फोटोन। फोटोन्स। फोटोन्स की प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे, जब हमारे पास, जब मैं आगे टाइम दिखाऊंगा तुम्हें, तो हम फोटोन्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं पढ़ रहे। ठीक है, मैं थोड़ा सा जितना जरूरी है वो बताऊंगा, लास्ट में पूरा फोटोन्स के बारे में बताएंगे। फोटोन्स, तो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, उनका नाम क्या है, फोटोन्स। और हर फोटोन की अपनी क्या है, एनर्जी है। तो अब जिस लाइट को तुम ऐसे दिखा रहे थे ना, वो गलत दिखा रहे हो इस केस में, हमेशा नहीं। अब जो लाइट आ रही है उसके पास छोटे छोटे क्या है सर, अब फोटोन्स। ये होते हैं पैकेट्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, पैकेट्स ऑफ लाइट। इनको क्वांटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट्स क्वांटा। ठीक है। तो अब लाइट आ रही है, तो अब ऐसा मत समझना कि वेव आ रही है। अब क्या समझना, लाइट आ रही है तो क्या आ रहे हैं, फोटोन्स आ रहे हैं। तो अब फोटोन्स आ रहे हैं सर, इसका मतलब सर समझ नहीं आई सर। फोटोन आ गई तो क्या, इन फोटोन की अपनी एक एनर्जी है, और उन्होंने कहा ये जो एनर्जी है ना भाई साहब, ये डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। म्यू क्या, फ्रीक्वेंसी। तुम अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा दोगे तो उसके पास जो फोटोन्स होंगे उनकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। तो पहली बात क्या बोली उन्होंने कि ये जो लाइट है इसकी जो एनर्जी है, यानी ये जो फोटोन्स हैं इनके पास सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। और फोटोन की एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पर। क्लियर है, सिंपल सी बात। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो वो कहते हैं प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो प्रोपोर्शनल आके क्या लगेगा, कांस्टेंट। म्यू। ये एच को बोलते हैं हम प्लैंक्स 6.624 into 10 raised to power minus 34। बट अभी के लिए वो नहीं जरूरी। तो यहाँ तक समझ में आ रही है, इज इक्वल टू एच। तो जितनी ज्यादा एनर्जी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों, एनर्जी होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। वो बोले कि भाई अब ये फोटोन जो है ना, ये एक बारी में कौन इंटरेक्ट करेगा, 1-on-1 इंटरेक्शन होगी। क्या होगी सर, 1-on-1 इंटरेक्शन। मतलब सर एक बारी में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट। सपोज कर लो उसको फोटो एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को 5 यूनिट, फोटोन आया 2 यूनिट की एनर्जी लेके, इलेक्ट्रॉन के पास टकराया, एनर्जी गया, खत्म, कुछ उसका हुआ ही नहीं। इलेक्ट्रॉन ने ली, उसको मिला कितनी चाहिए थी, 5, मिली कितनी, 2। तो उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो गया, खत्म, वेस्ट। समझ में आ रहा है। अगले बार क्या आया, क्या कह रहे हो, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। वो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या चाहिए थे, लेकिन उसको वही तो कह रहे हैं 1-on-1 इंटरेक्शन है। और अगर फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद उसके पास एनर्जी है उतनी, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर नहीं हुई तो वो नहीं होगा। कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल, डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन है। मतलब या तो एक फोटोन पूरा एब्जॉर्ब करेगा, समझो। अब मान लो अगला फोटोन आया, वो लेके आया 6 यूनिट की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को कितनी चाहिए थी, 5, तो वो ले लेगा एब्जॉर्ब और निकल भी जाए। क्लियर है। अगर 5 यूनिट की आ जाएगी तब भी वो ऑब्जर्व करके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जस्ट निकलेगा। ठीक है। तो 1-on-1 इंटरेक्शन है, एक बारी में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है सर, इंटरेक्ट करता है। ठीक है सर। अब क्या हो रहा है सर, अब क्या होता है डिफरेंट केस में, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा अब इस केस को। अब वही मेटल सरफेस है सर, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, ऊपर से क्या आ रही है सर, लाइट आ रही है। लाइट का मतलब अब क्या आ रहे हैं सर, फोटोन्स आ रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनना, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए सपोज चाहिए थी एनर्जी कितनी, 5 यूनिट। फोटोन के पास भी कितनी थी, 5 यूनिट। ये क्या थी सर, मिनिमम एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए,
मिनिमम। तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी नाम दिया आइंस्टाइन ने कि मिनिमम एनर्जी, ध्यान से सुनना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, उन्होंने इस एनर्जी का नाम दे दिया वर्क फंक्शन, इज नोन एज साई। क्लियर है क्या? हालांकि ये मेटल पे डिपेंड करता है, इसलिए हम ज्यादातर इसको वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा मेटल का वर्क फंक्शन। क्लियर है? तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए मिनिमम, उसको क्या बोल देते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अब ध्यान से सुनना, मेटल के लिए इजेक्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है मेटल का, तो वो मेटल के ऊपर, मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मिनिमम एनर्जी चाहिए थी 5, मैंने फोटोन ऊपर से डाला 5 यूनिट का, तो इजेक्शन हो जाएगा क्या? होना चाहिए, हो जाएगा, बिल्कुल इजेक्शन होगा, लेकिन जस्ट बाहर निकलेगा, जस्ट बाहर। ठीक है, ये कौन है सर? ये फोटोन है सर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी कितनी चाहिए थी? 5 यूनिट। अब मैंने फोटोन भेजा कितने यूनिट का बच्चों? 7 यूनिट का। भाई कम का भेजूंगा तो पक्की बात है इजेक्शन नहीं होगा। ज्यादा का भेजू तो क्या होगा सर? अब इजेक्शन होगा, लेकिन फिर फर्क क्या हुआ सर पहले वाले में और इस वाले में? 5 यूनिट वाले में, 7 यूनिट वाले में इजेक्ट तो उसमें भी हो गया, इजेक्ट तो इसमें भी हो गया। अब क्या होगा सर? मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए थी? 5। कितना था वर्क फंक्शन? 5। तो वो तो लेगा ही लेगा, उसके अलावा जो बचेगा उसकी, इसको बोनस पॉइंट गिफ्ट मिला। उस गिफ्ट से क्या मिलेगा सर? इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी सर? काइनेटिक एनर्जी। पहली वाली में 5 चाहिए था, 5 ही दे दी, कोई दिक्कत नहीं है सर, जस्ट बाहर निकल जाएंगे। दूसरी वाली में 5 चाहिए थी, 7 मिल गई, तो 5 से तो बाहर निकलेगा, और वो जो प्लस की 2 मिलेगी उससे क्या हो जाएगी? ये काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है? एज्यूमिंग वर्क फंक्शन को लिखा हूं 5 से, टू बी 5 यूनिट्स। अगर 5 यूनिट का वर्क फंक्शन है, तो अगर उसको 5 यूनिट का फोटोन फेंक रहा हूं तो इजेक्शन निकलेगा, जस्ट बाहर निकलेगा। 7 यूनिट का फेंकूंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 2। अगर अब मैंने 10 यूनिट का फेंक दिया तो क्या होगा? 5 यूनिट, 5 यूनिट तो वर्क फंक्शन, और 5 यूनिट से वो इजेक्ट होगा। किसमें इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेगा? 5 यूनिट वाले में, 7 यूनिट वाले में, या 10 यूनिट वाले में? 10 वाले में, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी उस टाइम कितनी होगी? 5 यूनिट। क्लियर है ना सबको? तो यही इसमें हुआ। तो और ये एनर्जी बढ़ाऊंगा कैसे? 5 यूनिट का कब फेंक रहा हूँ, 7 यूनिट का कब फेंक रहा हूँ, मैं उसकी क्या बढ़ा रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अब दिमाग में बिठा लो, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है एनर्जी। किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। बात है वो गलत हो गई, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, अब यहाँ पर वही हुआ सर। मैंने क्या किया सर? इलेक्ट्रॉन को फेंका, वो सॉरी फोटोन्स को फेंका, उन फोटोन्स के पास अलग अलग क्या थी? फ्रीक्वेंसी। मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो उनकी स्पीड भी क्या हो गई सर? बढ़ गई। मिनिमम एनर्जी अगर उनको मिल रही है तो, अगर मिनिमम एनर्जी मिल रही है तो ठीक बात है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई सर। ये वाली बात भी क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसा होता है? 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। आइंस्टाइन का इफेक्ट, आइंस्टाइन ने जो बोला उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था सर? 1-on-1 इंटरेक्शन। और क्या है? डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन। डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है, आएगा और निकलेगा, सिंपल। ठीक है, और टाइम लैग भी नहीं होगा सर, क्योंकि डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन है। एक बारी में अगर पूरी एनर्जी मिलेगी उसी टाइम वो निकल जाएगा, तो कोई टाइम लैग भी नहीं है। यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट था? एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है सर? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है सर। ठीक है, तीस लास्ट पॉइंट अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूं था सर?
नो टाइम लैग हो गया, एनर्जी हो गया, वन ऑन वन इंटरेक्शन हो गया, डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन होगी। इंटेंसिटी का क्या फर्क है उसके ऊपर अभी बात करते हैं। वो भी तो केस था, बाकी सारा अब केस खत्म हो गए सर। देखो क्या क्या ऑब्जॉर्प्शन हुई, जो हमको एब्जॉर्प्शन हुई थी वो क्या क्या थी सर, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जॉर्व किया था ये वाला। ये तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे होते हैं क्लियर हो गया, आइंस्टाइन ने बता दिया। फ्रीक्वेंसी एनर्जी पर, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन ये केस समझ नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन एक भी इजेक्ट नहीं हुआ। जब जब इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा हो गई लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं नहीं हुआ। तो इसके लिए एक केस आया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद है जब हमने फ्रीक्वेंसी को क्या किया था बच्चे, बहुत कम किया था, और इंटेंसिटी को क्या किया था, बहुत ज्यादा कर दिया था। तो एक भी इलेक्ट्रॉन, कई बार ऐसा होता एक भी इलेक्ट्रॉन चेक नहीं हुआ था। नहीं निकला था। इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो फ्रीक्वेंसी की वजह से निकल रहा था। कई बार ऐसा भी हुआ कि फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का रोल है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। तो उन्होंने क्या बताया कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट होता है कि ऐसा क्यों हुआ भाई। ये ऑब्जर्वेशन भी तो आइंस्टाइन बताएं अब ये क्यों हुआ। उन्होंने कहा तुम इलेक्ट्रॉन जब लाइट को फेंकोगे किसी मेटल के सरफेस पर, तो इलेक्ट्रॉन को तुम्हें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटोन किसकी एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर। एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम क्या चाहिए एनर्जी, किस लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो मिनिमम एनर्जी, और एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो दैट मींस मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो एक मिनिमम क्या भी चाहिए होगी लाइट की, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट कम से कम फेंकोगे तभी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम रहेगी, मिनिमम मान लो वो मिनिमम हो गई 2 यूनिट, 2 यूनिट की, अगर 2 यूनिट से कम की फ्रीक्वेंसी डालोगे लाइट की तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू चाहिए ही चाहिए। इसी मिनिमम वैल्यू को मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू थ्रेशोल्ड। इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इसी को कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलूंगा, वेरी गुड बच्चे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और मिनिमम एनर्जी को क्या नाम दिया था, याद करो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन। क्या नाम, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को लिखता हूं फाई से, क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी है, तो उस टाइम फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वर्क फंक्शन एक किस्म से क्या है, एनर्जी तो है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी देखा है, H इंटू म्यू। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, H। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया सच बच्चे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मिनिमम एनर्जी तो है, तो वर्क फंक्शन को मैंने किससे लिख दिया, मिनिमम एनर्जी है तो उस पर फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो वही फ्रीक्वेंसी तो कैसी फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा है सबको, यस सर। I इज इक्वल टू एच म्यू। अब आइंस्टाइन ने इन सब को कंबाइंड करके एक इक्वेशन दी। देखो खास बात, यही लिख रहा हूँ वो इक्वेशन में, मेरे को आगे लिखनी चाहिए थी, ऐसे ये शुरू हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ। देखो क्या क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि टोटल एनर्जी जो स्ट्राइक हो रही थी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H इंटू म्यू। तो उन्होंने बोला एनर्जी जो स्ट्राइक हो रही थी E, ध्यान से सुनना क्या बोला, E, ये जो गिर रही थी फोटोन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अपनी क्या कमी को पूरी करते थे सर, उसका नाम क्या था, क्या चाहिए थी उनको सबसे पहले निकलने के लिए, कि उस एनर्जी का नाम क्या होता है, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी का नाम अभी पढ़ा है हमने, मिनिमम। मिनिमम एनर्जी क्या होती है, वो रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो फ्रीक्वेंसी हो गई एनर्जी, वर्क फंक्शन। तो उसको लिखा कैसे था, पाई से, पाई से। तो इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी फेंकी E, उसका कुछ हिस्सा तो कहाँ चला गया, वर्क फंक्शन। और अगर वो एनर्जी ज्यादा हुई वर्क फंक्शन से तो कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, थ्रेशोल्ड
मिनिमम एनर्जी से ज्यादा अगर फेंक दूंगा तो किस में बदल जाती है? फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी में। किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में बच्चों। क्लियर है क्या? सर ये है सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। चलिए, किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लो। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इसी ऊपर से न्यूमेरिकल आएंगे और कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर से न्यूमेरिकल आ जाए। सिर्फ एक ही इक्वेशन है जिसके अंदर से पूरे चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल आएंगे। क्या हुआ सर? ये जो टोटल एनर्जी फोटोन की है, ई क्या है सर? एनर्जी ऑफ फोटोन। फाई क्या है सर? वर्क फंक्शन वर्क वर्क फंक्शन। के ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी थी सर वो सबसे पहले तो किस में यूज हो रही है? वर्क फंक्शन में, मिनिमम एनर्जी के लिए। उसके बाद जो बच गई वो कहाँ हो गई? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर एनर्जी भी 5 जूल है और वर्क फंक्शन भी 5 जूल है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 10। सोचो, जो एनर्जी बाहर से फेंक रहा हूं 5, उसको चाहिए भी कितनी निकलने के लिए? 5। काइनेटिक कितनी? 0 होगी ना। 0। जितनी चाहिए थी उतनी ही मिली। अगर उससे ज्यादा मिलती तभी तो क्या होगा सर? काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहाँ पर अगर ई और फाई इक्वल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हें साफ पता लग रहा है कितनी आती? 0 है। क्लियर है? अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज मतलब फॉर्मूला। ई का फॉर्मूला अभी डिराइव किया था h इंटू म्यू। इसका भी डिफरेंस किया था। h तो आता ही है लेकिन फ्रीक्वेंसी की जगह कौन सी फ्रीक्वेंसी आती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सबको पता है। हाफ एम। यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूं मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगी ना। क्योंकि अगर मान लो 5 जूल एनर्जी फेंकी, चाहिए थी 3, तो कितनी एनर्जी मिल पाएगी मैक्सिमम? निकल हाँ 2 की काइनेटिक एनर्जी। 6 जूल फेंकी, चाहिए थी 4, तो अभी भी कितनी निकलेगी? 2। वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, इसीलिए उसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा, क्योंकि उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी यही होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर है? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को ये इक्वेशन समझ में आ गई है ना, वो क्वेश्चन आराम से कर देगा। 50% काम तो तुम्हारा यही हो गया। इसीलिए ये थोड़ा सा धीरे धीरे करवाया था। क्यों? क्योंकि ये पिछले वाला चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए इसको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ा और ये जरूरी भी था। इसकी एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने फालतू में कराई है, जो जेई में ना पूछ सके। हर एक चीज को इंपॉर्टेंस दी गई है। कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें दिमाग में नहीं घुसी अभी तक है ना, या नहीं बैठी, अभी भी रह रहा है कुछ, तो वो पूछ लो। सर वर्क फंक्शन क्या है, सर फ्रीक्वेंसी कैसी, इंटेंसिटी कैसी, कुछ नहीं। जो भी दिमाग में आ रहा है पूछो। भी टाइम है तुम्हारे पास 2 या 3 मिनट, फटाफट पूछो। मैंने सबके ऊपर हेडिंग डाल रखी है बच्चे। ये वेव थ्योरी की क्या थी? एक्सपेक्टेशन थी सर सारी। ठीक है? और फिर भी एक्सपेक्टेशन मैंने अच्छे से यहाँ पर भी बोलो 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 बोलो। आवाज नहीं आ रही बच्चे। बोलो क्या कह रहे हो? दीपिका लिख दो बच्चे। हाँ शिवानी। सर मैं बोल रही हूँ ना, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी और वर्क फंक्शन में मिनिमम एनर्जी होगी। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस ही बात है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फिजिक्स में जहां पर भी यूज हो, साइंस में, थ्रेशोल्ड का मतलब ही क्या होता है? मिनिमम। बस याद रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं तो वो लाइट की बात कर रहा हूं, वर्क फंक्शन की बात कर रहा हूं तो उस मेटल के सरफेस की बात कर रहा हूं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है उसको कितनी एनर्जी चाहिए। और वहां और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सर किसका नेचर होता है सर? है ना, इसका तो नेचर नहीं है ना। वर्क फंक्शन के पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी तो किसकी होगी? लाइट की होगी ना। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ तो फोटोन्स की बात कर रहा हूँ, लाइट की बात कर रहा हूँ। और वर्क फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ? उस मेटल की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर कौन बाउंड है? इलेक्ट्रॉन्स। वर्क फंक्शन एक मेटल की प्रॉपर्टी है सर। अगर एक पर्टिकुलर मेटल है तो उसका एक कांस्टेंट क्या होगा? वर्क फंक्शन होगा। अगर मेटल बदल दिया तो उसका वर्क फंक्शन भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्लियर है? यस सर। ये क्या बच्चे? एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे वेव थ्योरी ने कैसे बताया? ठीक है,
और ये क्या है सर, एक्चुअल में जो हुआ था, ये एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रही है, ये आइंस्टाइन की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये सारा, ठीक है। ये मैंने पूरा समराइज कर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन तुम्हें लिख दिया। अब इसी जो इक्वेशन पढ़ी है ना तुमने काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ mv² मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम कल या नेक्स्ट लेक्चर में किसके साथ रिलेट करेंगे बच्चे, एक चीज है जिसका अभी तक यूज नहीं हुआ लेकिन मैंने लिखवा के छोड़ दिया था, देखो वो क्या था सोचो, यहाँ पर मैंने लिखवा के छोड़ दिया है, जिस चीज का अभी यूज नहीं किया मैंने। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक्सेलरेटेड पोटेंशियल और रिटार्डेड पोटेंशियल। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम किसके साथ रिलेट करेंगे अब, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल और रिटार्डेड पोटेंशियल। और तुम्हें ये ऐसे सुंदर सुंदर ग्राफ दिखेंगे, ये एक ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये वाले दिख रहे हैं, यस सर। करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान ग्राफ है, बहुत आसान ग्राफ है, बस लग रहे हैं बड़े बड़े। और एक ये तीसरा ग्राफ दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं ये तीनों के तीनों, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने तुम्हें पढ़ दिया, तो इस फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ क्लियर है। तो ये बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लेक्चर या 2.5 या 3 लेक्चर का टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद खत्म है ये चैप्टर पूरा। हम ज्यादा के अब से जैसे ही हमने इक्वेशन खत्म करी ना बच्चे, उसके बाद हम सिर्फ इसके क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन, जेई लेवल के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। और क्वेश्चंस में जितना टाइम लगेगा, उसके बाद हमारा कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर थ्योरेटिकल अप्रोच भी जरूरी थी, इसलिए आज का जो ज्यादा टाइम था वो कंसेप्चुअल नॉलेज पे था। अब तुम्हें समझ में आ गया, अगर ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बच्चे, वो कैसे भी पूछ सकता है इस चैप्टर में, तो थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया, कहाँ तक, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक। क्लियर है सबको कैसे पूछे? यस सर। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, अभी हम सही चल रहा है हमारा सिलेबस, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, अगर किसी को फिर भी कुछ डाउट रह रहा है तो वो पूछ सकता है, बाकी हम मिलेंगे एक्स्ट्रा क्लास में। हाँ शिवानी। सर पूरी फिजिक्स में कौन सी यूनिट सबसे मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? पूरी फिजिक्स में बोल दूं तो बच्चे ये तो अलग अलग टॉपिक्स हैं जो, प्लस टू में हाँ प्लस टू में ही मैं बोल रहा हूँ। इम्पोर्टेंट अलग चीज है, देखो 2 चीजों पे डिपेंड करती है चीजें। अगर तुम जेई के एस्पेक्ट से पूछ रहे हो तो एक चीज होगी जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन उसमें एफर्ट भी क्या लगेगा, बहुत ज्यादा। एक चीज है जो इम्पोर्टेंट भी है लेकिन उसमें एफर्ट भी क्या है, कम है। ऐसे डिवाइड है, जैसे अब ये जो चैप्टर्स हमारे चल रहे हैं, ये पूरे चैप्टर, अभी आगे वाले आने वाले 3 चैप्टर और एक ये चैप्टर, चारों के चारों चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इनके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, स्कोरिंग भी है क्योंकि ये आसानी से हो जाते हैं, और एफर्ट भी क्या लगता है इनमें, कम लगता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले करवा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छे चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये बच्चों की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसको काम करने के लिए बहुत ज्यादा में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ता है और चीजें आसानी से समझ में आ जाती। क्लियर है? यस बाकी चैप्टर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, कैपेसिटेंस है, मैग्नेटिक इफेक्ट, इन सब की वेटेज लगभग बराबर रहती है बच्चे। करंट इलेक्ट्रिसिटी की वेटेज भी अच्छी खासी रहती है, ठीक है। तो ये लगभग 19-20 का फर्क रहता है, लेकिन हाँ इन तीनों में से, ऊपर वाले तीनों में से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसकी वेटेज क्या है, ज्यादा है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट की वेटेज ज्यादा है, और लास्ट में तो ये मॉडर्न फिजिक्स ये पूरी आती है सर। ये जो 4 चैप्टर कराऊंगा ना, इसकी पूरे की वेटेज इकट्ठी आती है, इन सबको एक जैसा ही माना जाता है। ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये चारों के चारों चैप्टर सिर्फ एक ही चीज में बांधते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन सबको मिला के मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलेंगे इसको? मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर है बच्चे? यस सर। ऊपर वाले चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट के बाद आता है कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। भेजी तो थी वेटेज मैंने, उस तुम्हारे दिशा वाले नोटबुक में भी होगी, उसमें भी देखना, अगर नहीं होगी तो फिर मुझसे मांग लेना, मैं दोबारा भेज दूंगा, ठीक है? भेज देना आप। ठीक है, भेज। ओके बच्चे, आज के लिए करें फिर एंड। ओके सर, बाय सर। गुड नाइट।